गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके 10th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया हुआ है। 10th के रिज़ल्ट के बाद आपके पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 10th के बाद हम ले क्या, साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। देखो, तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जिसमें आपको रुचि है उसे आप ले सकते हो। इस दबाव में मत लेना कि साइंस टफ होता है, आर्ट्स ईजी होता है। इस दबाव में हमें कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आसान या टफ नहीं होता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि यदि मैथ्स आपको टफ लग रहा है तो दूसरा बच्चा जो आपके साथ पढ़ने वाला है उसके लिए मैथ्स ईजी है। तो टफ या इजी कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे समझ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो उस दबाव में नहीं लेना है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो कि हमें ये बनना है, ये करना है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करो अपने सब्जेक्ट्स का। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग साइंस। मैं हूं सुमन कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, साइंस क्या है? साइंस का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। प्रकृति में जो चीज़ें हैं उन सबको जानना ही साइंस है। आप अपने आसपास देखोगे कि तारे टिमटिमा रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, हवा चल रही है, नदी में पानी चल रही है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आपको क्या लग रहा है? ये भी मैटर है। और दूसरा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जैसे ही आप पूछोगे तो साइंस इसका आपके पास जवाब लेके खड़ा हो जाएगा कि ये इसलिए हो रहा है ऐसा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? हाँ। तो साइंस क्या है? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के अध्ययन से प्राप्त विशेष ज्ञान को हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो शुरू करते हैं साइंस। क्या है ये? प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के अध्ययन से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है विज्ञान। इसको समझने के लिए हमें फिर से इसे आगे 3 भागों में बांटना पड़ा: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ गया कि हमें 3 भागों में बांटने की आवश्यकता पड़ गई। तो सोचो, आप घर से चलते हो, स्कूल जाते हो। स्कूल में जाकर के आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, सेकेंड में हो, अप टू 10 में, जहाँ पर भी हो उस क्लास में जाकर के बैठ जाते हो। क्यों नहीं एक ही साथ पढ़ाई कर लिया आपने? सोचो, आप खुद ही सोचो, क्यों अलग अलग बैठने की आवश्यकता पड़ी? तो फर्स्ट वाले को उसके लेवल की पढ़ाई होगी, सेकेंड वाले को उसके लेवल की पढ़ाई होगी। तो पढ़ाई को ईजी बनाने के लिए हमें अलग अलग जाकर के बैठना पड़ा। यानी पढ़ाई ईजी हो जाए इसके लिए हमें स्कूल में अलग अलग कैटेगरी में बैठना पड़ गया कि भाई आप फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, nth में, जो भी है। ठीक उसी प्रकार साइंस को बारीकी से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए इसको भी 3 भागों में बांटना जरूरी पड़ गया। और वो 3 भाग क्या क्या हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखो ये क्या है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा और डीप तक जानना है। तो 10th में आपने देखा होगा कि भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा क्या क्या, जैसे कि चुंबक के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, प्रकाश के बारे में। रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा तत्व, यौगिक, मिश्रण, अणु, परमाणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, आवर्त सारणी। जीव विज्ञान में थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th में आपने कोशिका और जीव जंतु के बारे में, हम लोगों के बारे में, वनस्पति के बारे में, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। अब सोचो ये सब जो आपने पढ़ा अलग अलग करके वहाँ नहीं था, वहाँ एक ही बुक शायद रहा होगा। बहुत सारे प्रकाशन अलग अलग बुक भी निकालते हैं। आप ये ना सोचें कि हम लोग इसके बाद से शुरू करेंगे। आपने 10th में जो कुछ पढ़ा है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। हम ऐसा मानकर चलेंगे कि आप 10th में जस्ट पहुँचे हो, किसी प्रकार से 10th पास कर गए हो वहाँ से, मतलब हम ऐसा मानकर चले हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है 10th का। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे और बिल्कुल अपर से अपर लिमिट तक पहुँच जाएंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो आपने जाना कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हुआ है पूरा का पूरा साइंस हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए इन तीनों में बड़ा गहरा संबंध है। मैं बात करूंगा रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो इन दोनों में क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है, लिखना नहीं है, बस देखना है, समझना है। देखिए फिजिक्स में इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जिसकी मदद से केमिस्ट्री को समझने में बहुत ही आसानी हुई। केमिस्ट्री में आपको समझना क्या होता है, समझना होता है कैसे वो बॉन्ड बनाएगा, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे बिहेव करता है उसका, कैसा बिहेव है उसका, है ना। तो इन सब के बारे में आपको जानना है केमिस्ट्री में, कैसे केमिकल रिएक्शन करेगा, नया कंपाउंड कैसे बनाएगा। तो इन सब को समझने के लिए ज़रूरत पड़ी हमें इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही ये सब अपने बॉन्ड को बनाते हैं। आप जानते हो कि संयोजकता होता है, संयोजकता के अकॉर्डिंग नए नए परमाणु से जुड़ते हैं। तो संयोजकता कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन कितना है तभी ना उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि केमिस्ट्री में फिजिक्स का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है केमिस्ट्री को समझने में, किसने, फिजिक्स ने। ठीक इसी प्रकार सेकेंड है फिजिक्स एंड बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप, कोशिकाओं के बारे में, हम लोगों को होने वाले रोगों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। तो कोशिकाओं को देखने के लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, इसका इन्वेंशन कहाँ होता है, पुनः कहाँ हुआ है, फिजिक्स में। यानी कि फिजिक्स ने इसको इन्वेंट किया, जिसका यूज़ हम करते हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स में, बायोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा मान लो हम लोगों को कोई व्याधि हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हम लोग भी हम लोग अपना जांच करवाते हैं। जांच में हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सरे की, और एक्सरे क्या है, फिजिक्स का एक इन्वेंशन है। फिजिक्स ने एक्सरे खोजा, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, व्याधियों को समझ पाते हैं कि भाई बॉडी के अंदर में कौन सी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग हम दवा लेते हैं, दवा खाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो आपने जाना कि बायोलॉजी में भी किसका योगदान है, फिजिक्स का। एक और है जिसको ना चाहते हुए भी साइंस में लेना पड़ेगा, और वो है मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स, इसे हम साइंस से अलग नहीं मान सकते हैं, यह भी साइंस का एक अभिन्न पार्ट है, और साइंस का ही नहीं फिजिक्स का अभिन्न पार्ट है। और यदि फिजिक्स का है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो हो ही गया। यानी कि मैथ्स का हमें कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें आने ही आने चाहिए। अब सोचो आप, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आपने 10th में भी जो पढ़ा होगा v बराबर u प्लस AT या s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो वहाँ भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके आपने सारे सूत्रों को निकाला होगा, प्राप्त किया होगा, सूत्रबद्ध किया होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स की मदद से ही, मैथमेटिक्स की हेल्प से ही फिजिक्स के सूत्रों को हम बढ़िया से प्रॉपर समझ पाते हैं। समझ पा रहे हो आप बातों को, यस। यानी कि उसको समझने के लिए आवश्यकता पड़ती है हमें किस चीज़ की, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स फिजिक्स को बहुत ही ईजी बना देता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों अलग नहीं है, दोनों साथ साथ हैं। आप सोचो जैसे कि लाइट में ही आपने आपतन कोण देखा, परावर्तन कोण देखा, ये कोण शब्द भी जो है ये कहाँ से आया, कोण शब्द कहाँ से आया, तो निश्चित रूप से ये कहाँ से आया, मैथमेटिक्स से आया।
मैथमेटिक्स ने ही कोण का यहाँ पर दिया, जिसकी वजह से हम समझ लेते हैं कि आपतन कोण ये हुआ, परावर्तन कोण ऐसे निकलेगा, वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी ऐसे निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स वास्तव में फिजिक्स का लैंग्वेज है, फिजिक्स की भाषा है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में ये संबंध रहा। एक और टॉपिक है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आप लोग अपने घर में बैठ करके मुझे देख पा रहे हो। मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप इसे देख पा रहे हो, लेक्चर्स बना रहा हूँ, देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो घर पर बैठ करके। टेक्नोलॉजी ही है जिसकी मदद से आप लोग घर में बैठे हुए हो, और एक फ़ोन है जिससे आप कहीं भी विदेश में आपका कोई दोस्त है या मित्र है या कुछ भी है, उसको आप फ़ोन कर सकते हो। वहाँ के हालचाल को आप जान सकते हो, कहाँ पर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं वो समझ सकते हो, कहाँ से कौन जानकारी आ रही है, कौन सा नया इन्वेंशन चल रहा है, इन सब बातों को आप टेक्नोलॉजी की मदद से ही समझ पाते हो। आपने इसका इन्वेंशन का प्रत्यक्ष नमूना देखा है, हमारा कंप्यूटर, हमारा सेल फोन। विद्युत का आविष्कार हुआ जिसकी मदद से हम लोग एसी से लेकर के हीटर, फैन, कूलर सब कुछ को चला रहे हैं। मोटर भी चला रहे हैं जिससे पानी हमें बिना मेहनत किए हुए निकल के प्राप्त हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में, यह हमारे जीवन का अभिन्न पार्ट बन चुका है। अब इसके बिना हम लोग जस्ट वो हो जाएंगे, मतलब शिथिल पड़ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, हमारा जीवन जस्ट रुक सा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में, टेक्नोलॉजी एक जो है ना, एक ये साइनोनिम्स है फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी है वास्तव में। यहीं से इसका जो भी बनता है नया नया इंस्ट्रूमेंट्स, वही टेक्नोलॉजी कहलाता है ना। तो फिजिक्स के जो भी इन्वेंट होते हैं उनसे जो बनते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज टेक्नोलॉजी। यही हमारा टेक्नोलॉजी है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हुए हैं अभी, है ना। हमें यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहले पैदल चलते थे, साइकिल का आविष्कार हुआ, साइकिल से जाने लग गए। अभी देखो मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, यहाँ तक कि एरोप्लेन से हम लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो दिया हुआ है, और ये सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले टेक्नोलॉजी है। यानी कि सारा का सारा टेक्नोलॉजी कहाँ पर काम करता है, कैसे काम करता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है। तो फिजिक्स का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा नाता हो चुका है अब। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब फिजिक्स। भौतिकी, देखो क्या है ये। तो आपने अभी अभी जाना कि साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो बोलो। ये साइंस का एक पार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, साइंस का एक पार्ट है, कह सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, लिखते हैं हम सब। लिखिए तो भौतिकी जो है वो क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा, लिखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति से संबंधित गुणों व नियमों का अध्ययन करते हैं। भौतिकी कहलाता है। ठीक है भाई, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिकी कहेंगे। किसे कहेंगे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति से संबंधित गुणों व नियमों का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। ओके बच्चों,
ठीक है। अब देखिए ये प्रकृति भी कैसे आया, तो फिजिक्स का अर्थ ही होता है प्रकृति, है ना। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इसीलिए प्रकृति से संबंधित गुणों और नियमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसको हम बोलेंगे भौतिकी। भौतिकी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि पूरी की पूरी जो भौतिकी है हमारी वह 2 भागों में बटी हुई है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है क्लासिकल फिजिक्स और सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स जो है इसका मतलब होता है, हिंदी होता है इसका चिरसम्मत भौतिकी, और ये जो मॉडर्न है इसका हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी। अब बोलो, शब्द से ही आपको लग रहा होगा कि क्या है चिरसम्मत, क्या है आधुनिक। चिरसम्मत का मतलब बहुत प्राचीन पुरानी भौतिकी, और आधुनिक का मतलब नया नया कॉन्सेप्ट इसमें है। इसको 2 कालखंडों के आधार पर बांट लिया गया है। एक है 1900 से पूर्व का कालखंड, 1900 ईस्वी से पूर्व, 1900 से पूर्व, है ना। और दूसरा क्या है? सन 1900 के बाद। देखो 1900 से पहले जो भी फिजिक्स में इन्वेंशन हुए, जो भी प्रयोग हुए, उन सबको रखा गया है किसमें? क्लासिकल फिजिक्स में। और 1900 के बाद जो कुछ भी हुआ उसको कहाँ रखा गया है? आधुनिक भौतिकी में। इसके जन्मदाता जो हैं, इस आधुनिक भौतिकी के जन्मदाता जो हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को माना गया है। अच्छा, इसके जन्मदाता किसी को नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड है जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का अतुलनीय योगदान है। इन सब की वजह से हम किसी एक को श्रेय नहीं दे सकते हैं कि ये इनके फादर कहें इसको या किसी को कहें, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी की। देखो ये 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है। सबसे पहला है, 5 चैप्टर से बटा हुआ है। सबसे पहला है इसका जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, है ना, जिसको बोलते हैं सामान्य भौतिकी। सेकेंड है हमारा साउंड, ध्वनि। थर्ड है हीट, ऊष्मा। फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व। और लास्ट है लाइट। अब देखो इस 5 पार्ट्स में क्लासिकल फिजिक्स को बांट लिया गया हुआ है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स, जो अकेलौता है बस यही है। ये वास्तव में ही एक चैप्टर ही है, फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो समझिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, किसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए जनरल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे जैसे न्यूटन्स लॉज हुआ, मोशन हुआ, ग्रेविटेशन हुआ, और भी कुछ छोटी छोटी बातें। साउंड, ध्वनि, समझ रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कैसे कैसे आप तक मेरी बात पहुँच रही है, कैसे वो प्रोपेगेट करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है साउंड, कैसे साउंड उत्पन्न होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। कहाँ? साउंड में। हीट, ऊष्मा, कैसे हमारा कूलर काम करता है,
है ना, कैसे फ्रिज काम करता है, तो ये सब इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे हम, हीट में। हीट का मतलब ऊष्मा होता है, कैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है, कैसे ऊष्मा का लॉस होता है, ये सब। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व देखो दोनों मिलकर के बना है, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में और चुंबक के बारे में, इनके गुणों के बारे में। अगला है लाइट, प्रकाश, इसके बारे में थोड़ा सा आपने 10th में भी पढ़ा है, उसी को विस्तृत ढंग से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कैसे प्रकाश आती है, कैसे इसके प्रेजेंस में हम चीज़ों को देख पाते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। आधुनिक भौतिकी है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, इसमें अभी जो दुनिया में चल रहा है फिजिक्स में, उन सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ये सब देख ही रहे हो, 1900 से पहले की बातें हैं, मतलब इसमें जो कुछ हो चुका है एक तरह से हिस्ट्री है ये, और ये अभी हमारा करंट है, मतलब अभी जो चल रहा है दुनिया में उस सब के बारे में। जैसे मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, नया नया जो हमारा लिफ्ट जैसे सिस्टम हो गया है ना, कैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है, मतलब कैसे सोलर पैनल की सहायता से हम लोग करंट उत्पन्न करते हैं, इन सब के बारे में जहाँ पर हम अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो क्लास वाइज देखें तो ये 11th में पढ़ना है हमें, ये भी 11th में पढ़ना है, ये भी 11th में पढ़ना है, ठीक है, ये 12th में पढ़ना है, इसे भी हमें 12th में पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स भी 12th में ही हमें पढ़ना है, मतलब ये भी 12th का ही चैप्टर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 पार्ट हो गए कहाँ, 11th के, और 3 पार्ट्स हो गए 12th के। पूरा का पूरा फिजिक्स आपका यही है। तो हमें शुरू क्या करना चाहिए, आप तो जान ही सकते हो, कह ही सकते हो कि हमें शुरू करना चाहिए जनरल फिजिक्स, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ छोटी बातें पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है वो, है ना। तो चलिए, उससे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा, जैसा ये है ना वैसा का वैसा छाप ले, और शुरू करते हैं इसमें एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना। छाप लिया आपने, छाप लीजिए और शुरू करते हैं। लिखेंगे भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया है, लिखिए भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स एंड नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स लिख करके डैश दीजिए, लिखिए तो क्लासिकल फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है वो। तो आप यहीं से कह सकते हो कि भाई 1900 से पहले जो भी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल, और बाद वाले को क्या बोलेंगे हम, मॉडर्न। तो लिखेंगे वही बात, लिखिएगा भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम 1900 ईस्वी से पूर्व के 1900 ईस्वी से पूर्व के प्रयोगों व आविष्कारों से संबंधित गुणों व नियमों का अध्ययन करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी कहलाता है या फिर क्लासिकल भौतिकी कहलाता है। लिख लिया आपने, गुड। अब लिखिएगा मॉडर्न फिजिक्स, लिखिए भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम 1900 ईस्वी के बाद, लिखिएगा जिसमें हम 1900 ईस्वी के बाद के प्रयोगों व आविष्कारों से संबंधित गुणों व नियमों का अध्ययन करते हैं, आधुनिक भौतिकी कहलाता है। लिख लिया इसे भी आपने, वेरी गुड। अब चिरसम्मत भौतिकी को ऐसे और ऐसे, ये जो 6 भागों में बांटा गया ऐसे लिख लीजिएगा। लिखिए तो चिरसम्मत भौतिकी को 5 भागों में बांटा गया है, ऐसे 5 लिख ले। और मॉडर्न तो बिल्कुल बांटा ही नहीं गया हुआ है, पूरा का पूरा लिख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो, अब हमें फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट्स चाहिए जो उसमें यूज़ होगा फिजिक्स में। देखो, फिजिक्स में जो कुछ भी यूज होता है, जो भी फिजिक्स में बातें को हम पढ़ते हैं, उन सबको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो हमारा अगला हेडिंग होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब ये क्या है, तो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। देखो, भौतिक राशि मतलब वैसी राशि जिसको हम भौतिकी में पढ़ेंगे, है ना। या इसको और क्या कह सकते हो, एक तो ये परिभाषा हो गया सिंपल सा कि वैसी राशि जिसको हम कहाँ पढ़ेंगे, भौतिकी में, यानी कि भौतिकी में पढ़ी जाने वाली राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन इसका एक और परिभाषा आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भौतिकी, क्या कह सकते हो कि वैसी राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। तो लिख डालिए तो भौतिक राशि की परिभाषा, लिखिएगा वैसी राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करते हों,
भौतिक राशि कहलाते हैं। वैसी राशि जो भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि। अब ये दो पार्ट में इनको बांटा गया है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं इसको आधारी राशि, ठीक है। और सेकंड है डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। ओके, अब क्या है ये आधारी राशि और क्या है व्युत्पन्न राशि? समझिए, नाम आधारी है, मतलब आधार है ये राशियों का। आधार क्या होता है? जैसे घर का आधार होता है, बनाते हैं हम, तो क्या वो किसी बात पर डिपेंड करता है? आप ऐसा सोचते हो कि छत कैसा होगा वैसा बनाएं? नहीं, हम आधार के अकॉर्डिंग छत को बनाते हैं। तो आधार वह है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, है ना। तो यहाँ भी डिफिनेशन सेम होगा कि वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करता हो उसको क्या बोलेंगे हम? आधारी राशि, है ना। और व्युत्पन्न राशि क्या हो जाएगा? वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? व्युत्पन्न राशि। तो लिखिए डिफिनेशन आधारी राशि का, लिखिएगा वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हों आधारी राशि कहलाते हैं। लिख लिया? जैसे समय, सोचिए समय किसी बात पर डिपेंड करता है? आप कहाँ हैं, कैसे हैं, सोए हैं, जगे हैं? बिल्कुल नहीं, वो किसी बात पर डिपेंड नहीं करता। उसको चलना है, बस वो चलता रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो समय क्या हो गया हमारा? आधारी राशि। लिखिएगा जैसे समय। और भी है, लेकिन फिलहाल ये लिखिए, फिर हम इसको जब 2 भागों में बांटेंगे ना तब हम और सारी बातों को लिख लेंगे। लिखिएगा डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। तो नाम देखो फिर से व्युत्पन्न है, ये उत्पन्न हुआ है किससे? आधारी राशि से। तो इसका डिफिनेशन सेम होगा कि भाई जो आधारी राशि पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम? व्युत्पन्न राशि। लिखिएगा वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करते हों व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे देखो क्या होता है, चाल बराबर, बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो दूरी बटा समय। अब बोलो तो क्या चाल समय पर डिपेंड कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसका मतलब चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो लिखिएगा जैसे में क्या लिखिएगा? चाल। ठीक है। अब हम जानेंगे दोनों में अंतर, इन दोनों राशियों में क्या अंतर है। तो लिखते हैं, लिखिएगा आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर स्पष्ट करें। लिखिए आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर स्पष्ट करें। पेज को बिना फाड़े 2 पार्ट में बांटे। आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसमें पहला लिखेंगे इसकी परिभाषा। लिखिएगा वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हों आधारी राशि कहलाते हैं। और इसमें लिखिएगा वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करते हों व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ठीक है। इसमें क्या लिखा आपने? वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं आधारी राशि कहलाते हैं। और इसमें लिखा आपने वैसी राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। क्या लिखिए एग्जाम्पल इसकी? तो एग्जाम्पल से पहले देखिए इसका नंबर जो है ना टोटल कितने नंबर्स में है, तो ये 7 है इनकी संख्या टोटल। इनकी कुल संख्या कितनी है? 7। तो लिखिएगा इनकी संख्या 7 है। आधारी राशि में लिखिएगा इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं? देखिए सबसे पहला है द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मास इंग्लिश में। मैं इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक है इंग्लिश टर्म्स एटलीस्ट जानना, क्योंकि इसकी मदद से फिजिक्स को थोड़ा सा आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे सोचो आपने आवर्त सारणी में ऑक्सीजन पढ़ा, तो ऑक्सीजन को पूरा लिखने के बजाय क्या लिखते थे? सिर्फ ओ। तो इंग्लिश वर्ड्स
है ना, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं वो ज़रूरी था। भले ही इंग्लिश आपके 10th में ज़रूरत नहीं था, लेकिन इंटरमीडिएट में आकर के इंग्लिश बहुत नेसेसरी हो जाता है, तो थोड़ा सा बेसिक है, ज़रूरी है ही। तो टर्म्स को हम दोनों भाषाओं में लिखेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मास, लेंथ लंबाई, फिर समय, फिर विद्युत धारा, तापमान, उसके बाद ज्योति तीव्रता, और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो ये 7 हैं हमारे आधाई राशि की संख्या। देखो बच्चों, ये सातों के सातों पूरे ब्रह्मांड के यही सातों आधाई राशि हैं, इसीलिए हमें ये याद होने चाहिए। बिल्कुल रात के 12 बजे भी हमको ये सातों के सातों याद होने चाहिए। एक बार याद कर लो, बहुत आसान होगा उसके लिए, उसके बाद आपके लिए फिजिक्स को समझना। अगला है व्युत्पन्न राशि। देखो इसकी संख्या अनंत है। जैसे मान लिया जब मैंने चाल कहा अभी तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा समय। तो देखो समय पर डिपेंड करने वाला एक राशि है, तो निश्चित रूप से व्युत्पन्न राशि है। ऐसे ही आप कह सकते हो बल, है ना, और क्या कह सकते हो, बोलो बोलो, त्वरण, और क्या कह सकते हो, कार्य, एंड सो ऑन। बहुत सारी राशियां हैं, इन सबको आप कह सकते हो कि ये सब के सब क्या है, व्युत्पन्न राशि हैं। ये सब के सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो ये इन दोनों का अंतर हो गया, इन्हें छाप लीजिए आप ऐसे ही करके। छाप लिया, वेरी गुड। अब देखो इसी के साथ हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन निपट जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जनरल फिजिक्स, जो कि आपको मैंने लिखवाया है। सबसे पहला वही टॉपिक ही है। जनरल फिजिक्स में हमें जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।